Assalamu alaikum everyone. I hope you all are doing well. My name is Hayan Khan and I am a first year medical student at the Bacha Khan Medical College, Martan. Alhamdulillah. Today in this video I'm going to show you how you can prepare physics, which is considered one of the hardest subject in MDCAT, in the best way possible. So without wasting further time, let's get started. एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। आपको मैं 10 सेकंड देता हूं और आप अपनी इर्द गिर्द रेड चीजों को काउंट कीजिए। ओके, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। अब आप मुझे ये बताएं कि आपके इर्द गिर्द येलो चीजें कितनी थी। देखा, आप नहीं बता सकते, आपने चारों तरफ देख लिया लेकिन आपको ये नहीं पता कि येलो चीजें कितनी थी आपके कमरे में, क्योंकि आप ढूंढ ही रेड चीजों को रहे थे। तो सेम यही लॉजिक अप्लाई होता है कि अगर आप कॉन्स्टेंटली अपने ब्रेन को ये चीज़ फीड करेंगे कि आपसे नहीं होने वाला, या एमडी कैट का जो फिजिक्स पोर्शन है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल है, न्यूमेरिकल बेस्ड है, मैथमेटिक्स तो मुझे आती ही नहीं है, मुझसे ये नहीं हो रहा, मुझसे एमसीक्यूज गलत हो रहे हैं, तो आपका माइंड उस चीज़ को प्रूव करने के लिए एविडेंसेस ढूंढेगा। आप ढूंढ ही फिर उसी चीज को रहे होंगे तो आपको वही चीज मिल रही होगी। देयर इज जस्ट अ सिंपल रूल टू एमडीकेट दैट इफ यू बिलीव दैट यू कैन नॉट क्रैक इट, यू कैन नॉट क्रैक एमडीकेट माय फ्रेंड। तो सबसे पहली चीज ही यही है कि आप बिलीव रखें दैट यू कैन टेक 54 आउट ऑफ 54 मार्क्स एंड इट इज पॉसिबल एंड इट इज नॉट हार्ड। देखिए, मैंने 54 आउट ऑफ 54 मार्क्स लिए हैं तो आई एम नो डिफरेंट देन यू गाइस। आप भी ले सकते हैं। मैं जब अपने एमडीकेट की प्रिपरेशन कर रहा था तो मेरा एक दोस्त था, मैं अक्सर उससे कहता था कि यार देखो, हमारा 40,000 लोगों के साथ मुकाबला नहीं है, हमारा उन चंद लोगों के साथ मुकाबला है जो ट्रूली बिलीव रखते हैं इस चीज़ के ऊपर कि वो सीट हासिल कर सकते हैं, वो एमडीकेट को क्रैक कर सकते हैं। तो सिंपल से सिंपल एडवाइस मैं आपको दे सकता हूं वो ये है दैट बी ऑप्टिमिस्टिक, बी पॉजिटिव एंड वर्ल्ड को यार एक नए, एक कलरफुल अंदाज से इस चीज़ को अप्रोच कीजिए और इस चीज़ को एज अ चैलेंज तस्वर कीजिए कि हाँ, ये चीज़ पॉसिबल है और मैं कर भी सकता हूं, बस आई नीड टू फाइंड द वे टू डू इट। नाउ लेट मी आंसर द क्वेश्चन, इज फिजिक्स रियली हार्ड? नो, बिल्कुल भी नहीं। आप ये चीज़ समझ रहे हैं कि फिजिक्स सिर्फ न्यूमेरिकल बेस्ड है और इसमें सिर्फ न्यूमेरिकल्स ही आएंगे, ऐसा नहीं है। आप अगर सिलेबस उठाएंगे ना तो उसमें लिखा गया है कि 70% ऑफ द क्वेश्चंस विल बी रिकॉल। अब रिकॉल का ये मतलब होता है कि ये सिंपल आपकी बुक की टेक्स्ट से उठाए जाने वाले एमसीक्यूज है। कोई डिफिनीशन आपसे पूछ ली गई होगी, कोई ऐसी चीज़ आपसे पूछ ली होगी जो आपने किसी ना किसी जगह में रीड की होगी, दैट इज रिकॉल। देखिए, मैं आपको मिसाल देता हूं। एक एमसीक्यू हमारे पेपर में आता कि डैश इज द नेचुरल टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रिमेन एट रेस्ट और इन मोशन विद कांस्टेंट वेलोसिटी, और ये उसके ऑप्शंस थे। तो अब अगर किसी बंदे ने इनर्शिया की डिफिनीशन को पढ़ा भी हो तो उसको पता चल जाना है कि इस एमसीक्यू का करेक्ट ऑप्शन इनर्शिया है। अगर हम 70% निकालें ना तो ये तकरीबन 38 एमसीक्यूज बनते हैं आउट ऑफ द 54। तो ये 38 एमसीक्यूज तो टिक हो गए। और आपकी सिलेबस में लिखा है कि 30% एमसीक्यूज एप्लीकेशन बेस्ड होंगे, कि आपने फार्मूला उस पर अप्लाई करना होता है एंड यू हैव टू डू अ कैलकुलेशन, और उसके बाद आप आंसर निकाल लेते हैं। ये बनते हैं तकरीबन 16 क्वेश्चंस। ये 16 क्वेश्चंस भी काफ़ी आसान होते हैं। ज़रा कॉमन सेंस आप इस वक्त अप्लाई करें। एमडी कैट के दौरान आपको कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता, तो और आपके पास सिर्फ एक एमसीक्यू के लिए 1 मिनट का टाइम होता है। तो एग्जामिनर पागल नहीं है कि वो आपको इस तरह के वैल्यूज दे जिसके लिए रिक्वायर्ड है कैलकुलेटर, और या वो आपको इतनी बड़ी कैलकुलेशन दे दे कि वो 1 मिनट में आप कैलकुलेट नहीं कर सकते। एक मिसाल मैं आपको देता हूं, हमारे पेपर में आता that if a constant force of 10 Newton is applied to move an object 5 meter in the direction of the force, what is the work done? Work done का फार्मूला है W is equal to F dot S। तो S यहाँ पर 5 मीटर है जो डिस्प्लेसमेंट है, और फोर्स 10 न्यूटन है, तो 10 इंटू 550। ये वाला क्वेश्चन तो काफ़ी इजी था, ये आपने दिमाग ही में सॉल्व करके डायरेक्ट 50 के ऊपर आपने टिक लगा देना। तो इस तरह के क्वेश्चंस न्यूमेरिकल वाले सेक्शन में आ जाते हैं। तो एमडीकेट का फिजिक्स एज अ होल इज अ लॉट इजियर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द रिसोर्सेज दैट यू आर गोना नीड। तो सबसे पहले आपको चाहिए अ गुड लेक्चर, एक ऐसा लेक्चर जिसमें आपको टीचर
चारों किताबों से, क्योंकि अभी तो सेंट्रलाइज्ड टेस्ट होने वाला है, तो सारे प्रोविंसेस की बुक से वो पॉइंट्स उठाए और वो कलेक्टिवली आपको एक ऐसा लेक्चर दे जिसमें सारे बुक्स के पॉइंट्स कवर हों। दैट इज़ अ गुड लेक्चर। ओके, आप फिजिकल एकेडमी अगर ज्वाइन करते हैं वो भी सही है, आप अगर ऑनलाइन एकेडमी ज्वाइन करती हैं वो भी सही है। कोई अगर बंदा पेशावर में हो और वो चाहता है कि मुझे बेस्ट टीचर्स यहाँ के फिजिक्स के मेंशन करे, तो आई वुड सजेस्ट सर कामरान, जो कि यूअर्स एकेडमी में पढ़ाते हैं, सर तनवीर जो कि खान एकेडमी में पढ़ाते हैं, सर तैयब जो कि जीनियस इस्लामियन में पढ़ाते हैं, एंड सर शाह सऊद जो कि जीनियस एडवर्डियन में पढ़ाते हैं। दीज आर ऑल द टीचर्स जिनसे मैं फेमिलियर हूँ और जिनकी क्लासेस मैंने ली हैं, तो आई कैन गारंटी दैट आप इनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं। और अगर कोई ऑनलाइन एकेडमी ज्वाइन करना चाहता है तो आई वुड रिकमेंड फिजिक्स इन सेकंड्स। बहुत अच्छी एकेडमी है और इनके फिजिक्स के लेक्चर्स काफ़ी अच्छे हैं। अच्छा, अगर कोई बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता फिजिकल एकेडमी और वो चाहता है कि मुझे यूट्यूब चैनल रिकमेंड करो, तो यूट्यूब चैनल भी मैं आपको फिजिक्स इन सेकंड्स ही रिकमेंड करूंगा। उनका फिजिक्स का एक पूरा प्लेलिस्ट, एक पूरा कोर्स पड़ा हुआ है यूट्यूब के ऊपर, तो आप जाके वो देख सकते हैं। अब उसमें एक मसला ये है कि वो 3 साल पुराना है और अगर कोई बंदा चाहता है कि नहीं मुझे फ्रेश कोर्स चाहिए, तो फिर मैं बहुत जल्द स्टार्ट करने वाला हूं, तो आप फिर मेरे लेक्चर्स देख सकते हैं। द सेकंड रिसोर्स दैट यू आर गोना नीड इज अ टेक्स्ट बुक। अब कौन से प्रोविंस की बुक आपने पढ़नी है? आपने सिर्फ और सिर्फ अपने प्रोविंस की बुक पढ़नी है, दूसरे प्रोविंसेस की तरफ अभी से जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, तीसरी चीज़ जो आपको चाहिए होगी वो है एक अच्छा प्रेप बुक या फिर एक अच्छे नोट्स। इन दोनों चीज़ों में से आपको एक चीज़ चाहिए। अगर तो आपके टीचर जो लेक्चर दे रहा है आप उसको नोट डाउन कर रहे हैं, तो वो लेक्चर नोट्स जो हैं तो वो बेस्ट हैं। लेकिन अगर कोई बंदा लेक्चर नहीं नोट डाउन कर रहा या वो लेक्चर्स ही नहीं ले रहा, देन आई वुड रिकमेंड प्रेप बुक टू यू। प्रेप बुक आपकी बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। और प्रेप बुक्स में मैं आपको लोगों को रिकमेंड करूंगा जायान पब्लिशर्स की एमडी कैट फिजिक्स की बुक। दैट बुक आई हैव पर्सनली यूज्ड इट एंड आई एब्सोल्युटली लव दैट बुक। यार, जो मेहनत की है और जिस आसानी के साथ उन्होंने पॉइंट्स को लिखा हुआ है, तो मैं समझता हूँ कि आपको लेक्चर की भी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली अगर तो आप इस बुक के अंदर से सिर्फ एक बार इन चीज़ों को रीड कर दें और इन चीज़ों को याद कर दें। इसके अलावा एक दूसरी बुक है जो कि अभी अभी मैंने कुछ सरसरी से पढ़ी है बट मुझे अच्छी लगी है, वो है इनसाइट एमडीकेट की मास्टर बुक। तो अगर कोई बंदा ये पढ़ना चाहता है तो वो इससे भी प्रिपरेशन कर सकता है। द थर्ड थिंग दैट यू आर गोना नीड इज अ प्रैक्टिस बुक। अब प्रैक्टिस बुक, जब भी मुझसे कोई बंदा पूछता है आई ऑलवेज रिकमेंड देम कि आप पास्ट पेपर्स की बुक खरीदें, और पास्ट पेपर्स भी ऐसी हों कि उसमें पास्ट पेपर्स को टॉपिक वाइज क्लासिफाई कर दिया गया हो। आप जिस भी प्रोविंस में रहते हैं आप बुक शॉप जाएं और आप उस बंदे से कहें कि मुझे एम डी कैट के पास्ट पेपर्स की बुक दे दे, तो आपको खामखा इंशाल्लाह एक ऐसी बुक मिल जाएगी जिसमें एमसीक्यूज को क्लासिफाई किया होगा। तो आपने प्रैक्टिस उस चीज़ के ऊपर करनी है। प्रैक्टिस बुक कभी भी मैं किप्स वगैरह के या जिस भी पब्लिशर्स के प्रैक्टिस बुक हो, आई नेवर रिकमेंड दोस्त। पास्ट पेपर्स बेहतरीन चीज़ है, आप पास्ट पेपर्स अपने लिए खरीदें। तो ये 4 रिसोर्सेज हैं, गुड लेक्चर्स। अच्छा, जो फिजिक्स इन सेकंड्स के लेक्चर्स हैं उनका लिंक, इसके अलावा आपका टेक्स्ट बुक है, इसका तो खैर लिंक नहीं चाहिए होगा आपको। इसके अलावा जायन पब्लिशर्स और इनसाइट एमडी गेट की मास्टर बुक, इन 3 चीज़ों का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब आते हैं कि आपने एक टॉपिक प्रिपेयर किस तरह करना है इन रिसोर्सेज को यूटिलाइज करते हुए। तो सबसे पहली चीज़ यही है कि आपने उस टॉपिक के ऊपर एक लेक्चर देख लेना है। ऐसे टीचर का लेक्चर देखना है जिसकी आपको समझ आ रही हो। तो आपने लेक्चर से उस टॉपिक का कॉन्सेप्ट गेन कर लेना है। टीचर जिस तरीके से उसको एक्सप्लेन कर रहा है आपने वो चीज़ गेट कर लेनी है, और साथ साथ में टीचर जो चीज़ लिख रहा है उसको अपने साथ नोट डाउन कीजिए। देखिए, नोट लेक्चर नोट्स बनाने का बहुत बड़ा फ़ायदा होता है। तो एक तो ये है कि आप क्लास में फोकस्ड रहेंगे, दूसरा इसका एडवांटेज ये है कि आपको वो लेक्चर याद रहेगा। आज तक जो लेक्चर्स मैंने अपने साथ नोट डाउन किए हैं वो मुझे याद हैं। तो आप में से बहुत सारे लोग का ये इशू होगा कि वो लेक्चर्स ले रहे हैं लेकिन उनके कॉन्सेप्ट्स उनसे भूल जाते हैं। तो उसका ईजी वे यही है कि वो अपने साथ लिखा करें। अगर भूल भी जाए तो आप उस चीज़ को ओपन करके उसी वक्त उसको एक बार रीड देंगे, आपको वो चीज़ याद आ जाएगी। अच्छा, इसमें फिर आप दूसरे टाइप ऑफ पीपल होते हैं जो नोट्स बनाने के आदी नहीं होते। तो अगर वो नोट्स बनाने लग जाएं तो उनसे टीचर जो चीज़ कह रहा है वो मिस हो जाता है। तो फिर उनको मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि वो नोट्स बनाएं। बट अगर कोई लेजीनेस की वजह से नहीं लिख रहा तो उसको मैं रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप लिखा करें साथ में, इट विल हेल्प यू। जब आप घर आ जाएं तो आपने सबसे पहले उस टॉपिक
को बुक में पढ़ लेना है, आपने एक बार या दो बार सिर्फ उस टॉपिक को रीड कर लेना है, अपने जहन में एक रफ स्केच बना लेना है उस टॉपिक का, एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द वर्डिंग ऑफ दैट बुक। बुक से भी उस कॉन्सेप्ट को ग्रास्प करने की कोशिश करें। टीचर ने एक लेक्चर दे दिया है, लेकिन हो सकता है कि आपको उसकी कुछ चीजें समझ ना आ रही हो, तो आपने वो कमी फिर अपने बुक से पूरी कर लेनी है। उसके बाद आपने खोल लेने हैं जो टीचर के नोट्स हैं, या फिर आपने खोल लेना है एक प्रेप बुक। आपने फिर प्रेप बुक से उस टॉपिक को प्रिपेयर कर लेना है। और पढ़ाई करते वक्त आप इमेजिन करें कि मेरे आगे स्टूडेंट्स बैठे हैं और मैं उनको ये चीज पढ़ा रहा हूं, क्योंकि जब आप दूसरों को पढ़ाते हैं तो वो चीज आपको समझ आ जाती है। अब जो इक्वेशंस हैं, इक्वेशंस के साथ बातें किया करें कि इक्वेशन आपको बता क्या रहा है। अब अगर हमारे पास एक इक्वेशन है कि वर्क इज इक्वल टू फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, आप इस इक्वेशन का कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश कीजिए कि हमारे पास एक बंदा फोर्स लगा रहा है एक बॉडी के ऊपर, और उस बॉडी ने डिस्प्लेसमेंट कवर की है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। तो इन दोनों का जब हम डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो वो हमारे पास वर्क आएगा। अब आपने इस चीज के ऊपर गौर करना है कि यहाँ पर हमने क्रॉस प्रोडक्ट क्यों नहीं लिया। अगर हम फर्दर इसको सिंपलाइज करेंगे तो हमारे पास आएगा एफ एस कॉस थीटा, यानी फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट कॉस थीटा। अब आपने गौर करना है कि यहाँ पर साइन थीटा क्यों हमने नहीं लगाया। आपने वो रीजन ढूंढ लेनी है, इस तरह आप कंफ्यूज नहीं होंगे। अगर पेपर में आपसे भूल जाए कि यहाँ पर साइन थीटा था या यहाँ पर कॉस थीटा था, तो अगर तो आपको उसका कॉन्सेप्ट पता है कि साइन थीटा क्यों नहीं था और कॉस थीटा क्यों है, तो आप से कभी ये चीज नहीं भूलेगी। अच्छा, फिर कौन से एंगल पर वर्क डन मिनिमम होता है, कौन से एंगल के ऊपर वर्क डन मैक्सिमम हो जाता है और क्यों मैक्सिमम हो जाता है। इक्वेशंस को डिराइव करना सीखें, उनकी डिराइवेशन से जान मत छोड़ाइए। आप पेन एंड पेपर लें और उनको डिराइव करना सीखें। यू डिवेलप द एबिलिटी टू डिराइव दैट इक्वेशन, क्योंकि अगर पेपर के दौरान आपसे वो इक्वेशन भूल जाती है तो आपको अगर ये याद हो कि पेरेंट इक्वेशन इसका क्या था, ये किस इक्वेशन से आया था मेरे पास, मैंने उस इक्वेशन में क्या क्या चीज़ें चेंज की थी तो मेरे पास ये इक्वेशन आ गई थी, तो अगर लास्ट फॉर्म आपको याद ना भी हो तो आप उन स्टेप्स में पीछे जाकर आप उस इक्वेशन को डिराइव कर सकते हैं उसी वक्त। इस तरह आपने टॉपिक को प्रिपेयर कर लिया है। अब उसी वक्त आपने वो पास्ट पेपर्स की बुक खोल लेनी है और उस टॉपिक के ऊपर जितने भी एमसीक्यूज हों आपने वो सॉल्व कर लेने हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपने टाइमर लगा लेना है अपने लिए। अगर 60 एमसीक्यूज है तो आपने एक एमसीक्यू को 1 मिनट का टाइम देना है और आपने अपने लिए 1 घंटे का टाइमर लगा लेना है और आप उन एमसीक्यूज को 1 मिनट के अंदर सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अगर एक एमसीक्यू आपके पास इस तरह का आता है कि वो आप समझते हैं कि ये ज्यादा टाइम लेगा या इसको अभी मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में सॉल्व नहीं कर सकता, आप उस एमसीक्यू को स्किप कर दें, दूसरे एमसीक्यू की तरफ जाएं, आप उसको सॉल्व करें और अपने पास आंसर नोट डाउन कर लें। अभी आपने आंसर्स नहीं चेक करने, तीसरे एमसीक्यू की तरफ जाए, तीसरा एमसीक्यू आपको नहीं आता उसको स्किप करें, चौथे एमसीक्यू के पास जाए। इस तरह आप में टाइम मैनेजमेंट की स्किल आ जाएगी। और अगर एक एमसीक्यू आपसे सॉल्व ही नहीं हो रहा तो उस एमसीक्यू का आप गेस लगाएं और कैलकुलेटेड गेस लगाएं। अब 4 अगर ऑप्शंस हैं, एलिमिनेशन का प्रोसेस अपनाएं। आप कहें कि मुझे सही ऑप्शन का तो नहीं पता, लेकिन जो ऑप्शन ए है वो बिल्कुल गलत है और इसके अलावा जो ऑप्शन सी है वो भी बिल्कुल गलत है, तो आपका आंसर रह गया है बी और डी के दरमियान। अब बी और डी के दरमियान पहले अगर तो आपका करेक्ट करने का चांस था 25%, अब आपके करेक्ट करने का चांस है 50%। अब आपने उन दोनों में से तुक्का लगा के एक चीज के ऊपर टिक लगा लेना है। जब आपने सारे आंसर्स एक जगह लिख लिए हैं और आपका टाइम खत्म हो गया है, अब आपने अपने आंसर्स चेक करने हैं और अपने लिए एक स्कोर कैलकुलेट करें कि 60 एमसीक्यूज में आपके कितने एमसीक्यूज करेक्ट हुए हैं। यहाँ से आपको आइडिया होगा कि कितने अच्छे तरीके से आपने इस टॉपिक को प्रिपेयर किया है। और जो एमसीक्यूज आपके गलत हो जाएं तो आपने जाना है उसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ। अब आपने अपनी गलती नोट डाउन कर लेनी है कि ये एमसीक्यू मेरा क्यों गलत हुआ है। मैंने टॉपिक रीड किया है, मुझसे टॉपिक में क्या चीज रह गई थी कि ये खास एमसीक्यू मेरा गलत हुआ है। एनालाइज करना मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। ये अगर आप स्किप करेंगे यू आर वेस्टिंग योर टाइम, यू आर सिंपली वेस्टिंग योर टाइम। अब जो प्रैक्टिस बुक्स होती हैं मैं उनको रिकमेंड इसलिए नहीं करता क्योंकि प्रैक्टिस बुक्स आपको ज्यादातर मिलेंगी उसमें उसमें एडवर्टाइजमेंट के लिए लिखा होता है, देखें इसमें 5000 एमसीक्यूज है, इसमें 6000 एमसीक्यूज है, इसमें 7000 एमसीक्यूज है, और आप कहते हैं कि ये तो बड़ी अच्छी बुक है, 7000 एमसीक्यूज में कर लूंगा तो मेरा एमडीकेट क्लियर हो जाएगा। देखिए 7000 एमसीक्यूज आप ना कर सकते हैं और ना आप करने वाले हैं, और उसमें काफी मुश्किल मुश्किल एमसीक्यूज आते हैं तो वो आपको रियली डीमोटिवेट करता है। एक तो ये कि बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज हैं, आप उन सारों को सॉल्व ही नहीं कर सकते।
आपके पास इतना टाइम ही नहीं है कि आप एक टॉपिक को 4-4 5-5 घंटे दो। पास पेपर्स की बुक में एक टॉपिक के ऊपर 30 टू 40 एमसीक्यूज होते हैं, या किसी में तो कम से कम 20 एमसीक्यूज भी आ जाते हैं। वो 20 एमसीक्यूज उस टॉपिक के लिए अभी काफ़ी हैं। एक बार जब आप कोर्स कंप्लीट कर लें इस तरह से, उसके बाद आप दूसरे प्रोविंस की बुक्स की तरफ भी जा सकते हैं। आप फेडरल की बुक्स उठा के फेडरल की बुक्स को स्टडी कर सकते हैं और फिर फेडरल के पास पेपर्स को आप सॉल्व कर सकते हैं उसके ऊपर। फिर तो बाद में आपके पास टाइम रहता है, देन यू गो टू अदर रिसोर्सेज। लेकिन अभी के लिए द बेस्ट थिंग टू डू इज के अपनी ही बुक से प्रिपरेशन करें, प्रेप बुक से एक्स्ट्रा पॉइंट्स कलेक्ट करें एंड पास पेपर्स के ऊपर प्रैक्टिस करें। अब आते हैं कि एमडी कैट की प्रिपरेशन और एफएससी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन हम लोग एक साथ किस तरह करें। तो देखें, एक साथ करने में आपने बस सिर्फ एक ही स्टेप एक्स्ट्रा करना है, और वो ये है, आपने एफएससी के पेपर्स के लिए उस टॉपिक को याद कर लेना है टू राइट एज अ शॉर्ट क्वेश्चन और राइट एज अ लॉन्ग क्वेश्चन। अच्छा, इसमें मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि ज़्यादा कोशिश करें कि आप अपनी बुक ही से उस चीज़ को याद कीजिए। गाइड्स आप इस्तेमाल करें सिर्फ कंसेप्चुअल क्वेश्चंस को याद करने के लिए, और बेहतर तरीका यही है कि आप बुक की लाइंस ही से उस टॉपिक को याद करें, क्योंकि बुक्स में बहुत अच्छे तरीके से लिखा गया है, डिफिनीशन भी दे दी गई है, उसकी एक्सप्लेनेशन भी दे दी गई है, उसका मैथमेटिकल फॉर्म भी दे दिया गया है। तो कोशिश करें कि बुक ही से याद करें। कि देखें, गाइड्स के अंदर बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा चीज़ें लिखी होती हैं, तो वो एक्स्ट्रा चीज़ें आपको एफएससी के पेपर में चाहिए नहीं, तो उन पे आप अपना टाइम वेस्ट ना करें। जो चीज़ें आपकी बुक में हैं उन्हीं चीज़ों को आप याद करके वहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चन में लिख दें, हेडिंग्स वगैरह देकर, तो आपको नंबर मिल जाने हैं। नेक्स्ट एडवाइस जो मैं आपको दूंगा वो ये है कि आप जितने ज़्यादा मॉक टेस्ट दे सकते हैं आप उतने ज़्यादा मॉक टेस्ट दें, क्योंकि सिर्फ किताब पढ़ने से और सिर्फ घर बैठ के अपने जो प्रैक्टिस है वो करने से आपका एमडी कैट क्लियर नहीं होने वाला। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आपको एक कॉन्सेप्ट की समझ आ रही होती है और आप कहते हैं कि ये एमसीक्यू था, इस एमसीक्यू का तो मैंने ये आंसर लगाया और ये आंसर तो सही है, लेकिन बाद में आपको पता चलता है कि इस एमसीक्यू में एग्जामिनर ने आपसे वो चीज़ मांगी ही नहीं है जिस चीज़ का आप उसको आंसर दे रहे हैं। उस एमसीक्यू में एक ट्रिक था जो आप मिस कर गए। इन ट्रिक्स को समझने के लिए आपने मॉक टेस्ट देने होते हैं। जब आप एक एमसीक्यू को डिकोड करते हैं, दूसरे एमसीक्यू को डिकोड करते हैं, इस तरह जब आप 100 200 300 एमसीक्यूज को मॉक टेस्ट के अंदर डिकोड कर रहे होते हैं, तो आप में वो एबिलिटी आ जाती है कि अगर एग्जामिनर ने एक एमसीक्यू के अंदर ट्रिक दिया है तो आप उस ट्रिक को पकड़ लेते हैं। मैंने खुद अल्टरनेट डे टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया था। एक दिन टेस्ट हुआ करता था और एक दिन प्रिपरेशन के लिए दे दिया जाता था, फिर दूसरे दिन टेस्ट होता था, फिर प्रिपरेशन, फिर तीसरे दिन टेस्ट होता था, फिर प्रिपरेशन। और ये मैंने पूरा मंथ चलाया था इन द मंथ ऑफ अगस्त। उससे मेरी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस हुई है। अब जब टेस्ट में जाते हैं आपकी बॉडी अडाप्ट कर रही होती है ख़ुद को टेस्ट के इन्वायरमेंट के साथ। आप में प्रेशर हैंडलिंग स्किल आ जाती है, आप में टाइम मैनेजमेंट स्किल आ जाती है, आपकी जो मिस्टेक्स होती हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। टेस्ट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेस्ट की एक्सप्लेनेशन है, तो जब आप टेस्ट सॉल्व कर लें तो उसके बाद एक्सप्लेनेशन में बैठा करें, क्योंकि अगर आप एक्सप्लेनेशन में नहीं बैठ रहे हैं देन यू आर वेस्टिंग योर टाइम एंड ऑल्सो वेस्टिंग योर मनी। आखिरी एडवाइस मैं आपको ये दूंगा कि रिजल्ट आपके हाथ में नहीं है। रिजल्ट सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। आपके हाथ में सिर्फ और सिर्फ कोशिश है, और आप सिर्फ और सिर्फ कोशिश करें। यू गिव इट योर 110% इन द गिवन सर्कमस्टांसेस, एंड देन यू लीव एवरीथिंग टू अल्लाह, एंड देन यू एक्सेप्ट द विल ऑफ गॉड। अपना ख्याल रखिए, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।